हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम डिस्कस करेंगे 26 फरवरी की द हिंदू एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ऑल्सो 6 PM पे हर रोज़ यहाँ पे द हिंदू एनालिसिस होता है। एक दिन पहले का एनालिसिस करते हैं हम। आपको सेशन अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, इस सेशन को ज़रूर लाइक करना। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली लॉस्ट ₹2000 करोड़ टू एक्साइज पॉलिसी, CAG। दो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या कह रहा है कि दिल्ली को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एक्साइज पॉलिसी अल्कोहल की पॉलिसी थी आम आदमी पार्टी की, ठीक है ना। ये पॉलिसी थी। इश्यूज ऑफ द न्यू पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इश्यूज ऑफ न्यू पॉलिसी 21-22 में लेड टू लॉस ऑफ दिस मच। तो ये हम नोट करेंगे, ठीक है ना। तो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसीज अल्कोहल से रिलेटेड, ठीक है ना। क्या इश्यूज थे? इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज ऑफ न्यू पॉलिसी, दैट इज दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 led to a loss of revenue of approximately ₹2002 करोड़। 2002 करोड़ का लॉस हो गया रेवेन्यू का, ठीक है ना। जो आमदनी हो सकती थी, इनकम हो सकती थी, ठीक है ना। एक्साइज पॉलिसी एम टू इराडिकेट सेल ऑफ स्पूरियस, नकली लिकर, ठीक है ना। बूट लेगिंग, जो नकली लिकर है, ठीक है ना, इलीगली ब्लैक में जो लिकर का हो रहा है वो रोकने के लिए ये है। मेजर्स विच आर प्लान्ड इन द पॉलिसी लाइक सेटिंग अप ऑफ लिकर टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज, ये सब चीज़ें। उसके अंदर कुछ ऐसा किया गया कि 2002 करोड़ का नुकसान हुआ किसको? दिल्ली। और उस टाइम पे कौन था? हु वाज द इन पावर? आम आदमी पार्टी वॉज इन पावर। पार्टी गवर्नमेंट थी दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। अब ये रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG की रिपोर्ट है, ठीक है। अब आगे चलेंगे। सज्जन कुमार। अब सज्जन कुमार के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। जब इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हो गई थी, तो इंदिरा गांधी की असैसिनेशन जो थी उनकी सिख बॉडीगार्ड्स ने करी थी, क्योंकि सिख बॉडीगार्ड्स ने इंदिरा गांधी का मर्डर किया था, उनको मारा था। तो सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट दंगे हो गए थे, राइट्स हो गए थे, उनको मारा गया। और इन्हीं राइट्स में MP ऑफ कांग्रेस सज्जन कुमार जो है उनका कन्विक्शन हुआ है। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब प्रूवन गिल्टी, उनका कन्विक्शन हुआ है इस केस में, ठीक है ना। 1984 में जो एंटी सिख राइट्स हुए थे उसमें उन्होंने एक पर्सन और मेरे ख्याल से उनके बेटे को भी मारा है। इंसिडेंट नाउ इट इज सर्विंग, अब उनको लाइफ टर्म की सजा मिली है। कन्विक्ट वॉज अ पार्ट ऑफ, बट दे वर ऑल्सो विटनेस टू द बर्निंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर ड्वेलिंग हाउस। अब यहाँ पे विक्टिम्स इन दिस, अब यहाँ पे क्या हुआ था? ब्रूटल किलिंग ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स, लोगों को मारा गया। एंड ही वाज आल्सो एक मॉब, जो लोग जो गुस्से में थे, जो मारने को तैयार थे, उसको लीड कर रहे थे ये। एंड लोगों को मारा भी इन्होंने। और अब कन्विक्शन हुई है इनकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सज्जन सिंह कुमार गेट्स, सज्जन सिंह कुमार गेट्स लाइफ टर्म, in 1984 राइट केस। जो 1984 का राइट्स केस था उसमें क्या मिला है? लाइफ टर्म मिला है। किसको? सज्जन सिंह कुमार को, ठीक है ना। क्यों मिला है लाइफ टर्म की सजा? क्योंकि ये कांग्रेस MP मेंबर पार्लियामेंट थे, कनेक्शन विद मर्डर ऑफ अ मैन एंड हिज सन in 1984 एंटी सिख राइट्स में सजा मिली है इनको, दिल्ली के कोर्ट ने दी है, ठीक है ना। अब अपील हो जाएगी तो मेरे ख्याल से जेल तो कम ही जाने के चांसेस हैं इनके, ठीक है ना। बट ये कांग्रेस के MP और एंटी सिख राइट्स क्यों हुए थे? इंदिरा गांधी की असैसिनेशन, इंदिरा गांधी का मर्डर उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने कर दिया था। इंदिरा गांधी असैसिनेशन के बाद
ये हुआ था। Stalin calls for all party meet on March 15, says delimitation affects all of South India. अब delimitation का मतलब क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट बार बार पढ़ते हैं, दोबारा से पढ़ेंगे। delimitation का मतलब होता है रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो अब 2016 में है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं, जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनकी रीड्रॉ होगी बाउंड्री। कब? 2026 में। और जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, तो रीड्रॉइंग द बाउंड्री, अब कहते हैं ना ये एरिया यहाँ से एक एमपी चुनेंगे, यहाँ से एक एमपी चुनेंगे, यहाँ से एक एमपी चुनेंगे। तो ये जो बाउंड्रीज हैं, ये जो पार्ट है, इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। और ये जो बाउंड्री बनाते हैं कि ये पार्ट, इसको डीलिमिटेशन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डीलिमिटेशन बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, मतलब कौन सी स्टेट से कितने लोग जाएंगे, कौन से एरिया से कितने एमपी जाएंगे लोकसभा में, ये 2026 में दोबारा से डिसाइड होगा। ठीक है ना। अब क्या हुआ है, ये जो डिलिमिटेशन होती है किसके बेसिस पे होती है? ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, एक एरिया की कितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से डिवाइड होती है। ये ज़्यादा बड़ा एरिया है, ये कम है पॉपुलेशन, इसका मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और यहाँ पर पॉपुलेशन कम है, तो पॉपुलेशन के बेसिस पे ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड होती हैं। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गया? साउथ इंडियन स्टेट्स पॉपुलेशन हैज़ रिड्यूस्ड, ये सब लिखना है। साउथ इंडियन स्टेट्स पॉपुलेशन हैज़ रिड्यूस्ड। साउथ इंडियन स्टेट्स में क्या हुआ? पॉपुलेशन, साउथ इंडियन स्टेट्स में पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई है। पॉपुलेशन हैज रिड्यूस्ड इन साउथ इंडियन स्टेट्स। अब पॉपुलेशन के बेसिस पे डिलिमिटेशन होनी है। पॉपुलेशन साउथ इंडियन स्टेट्स में कम हो गई है, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में बढ़ गया, तो वो कह रहे हैं हमारे तो मेंबर ऑफ लोकसभा कम हो जाएंगे, हमारी स्टेट की रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगी लोकसभा में, ये तो नहीं हम अलाउ कर सकते, ये तो नहीं हम अलाउ कर सकते। तो इसीलिए ये मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि 2026 आ गया है। ठीक है ना, 2026 ऑलमोस्ट आ गया है। तो एमके स्टैलिन जो है वो सबको बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया 2026 में डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होनी है। हमारी साउथ इंडियन स्टेट्स की पॉपुलेशन कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि हमने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अच्छे से लागू किया, हमने अपने लोगों को समझाया कि पॉपुलेशन कम में ही बेहतरीन है, बट हम तो पॉपुलेशन कम करके बैठ गए और जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनकी रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में बढ़ जाएगी बट हमारी कम हो जाएगी। तो तमिलनाडु की कितनी सीट्स है? अभी 39 है। वो कह रहे हैं कि हमारी तो 31 सीट्स रह जाएंगी पॉपुलेशन के बेसिस पे। ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं। चलिए आगे चलेंगे। द नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन इन इंडिया, वो इंटरनेट शटडाउन जो गवर्नमेंट कहती है इंटरनेट नहीं चलेगा इस एरिया में, 2024 में वो कम हुए हैं अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर इंडियाज एनुअल रिपोर्ट। सेपरेट रिपोर्ट कह रही है कि गवर्नमेंट ने दो सबसे ज़्यादा अगर गवर्नमेंट ने जहाँ पर बंद किए हैं सबसे ज़्यादा, वो इंडिया में बंद किए, बट म्यांमार में इन जनरल जो है इंटरनेट शटडाउन सबसे ज़्यादा हुए हैं। असेस नाउ की जो रिपोर्ट है, ये हमने कल ही पढ़ा था, वो बोल रहे हैं ये। ठीक है, इतना ही पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट केस है ये लिख लेंगे, अनुराधा भसीन, ये सभी लिखेंगे, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, that each shutdown must meet the test of necessity and proportionality. Internet shutdown impedes people's life. It is a blunt weapon. वो कह रहे हैं द गवर्नमेंट की जो शटडाउन होता है वो नेसेसिटी, आउट ऑफ नेसेसिटी होना चाहिए। ठीक है ना, शटडाउन, इंटरनेट शटडाउन must meet the tests of necessity and proportionality, की नेसेसिटी की वजह से ये इंटरनेट शटडाउन लगना चाहिए। Irony died 1,000 deaths in the Munich Security Conference in Germany that was held recently. The United Nations General Assembly voted on Ukraine a few days ago. In Saudi Arabia, the United States, Russia, led by their respective foreign ministers, had held bilateral discussions on the Ukraine war. अब यहाँ पर क्या है, यूक्रेन वॉर के अंदर देखो, अब यहाँ पर बड़ी चीज़ें हो रही हैं, ये मैं हम बार बार समझ रहे हैं, इसको एक बार दोबारा समझते हैं कि किसके पीछे कौन था। यूक्रेन रशिया वॉर चालू हुई, ठीक है। अब यूक्रेन के पीछे था यूएसए, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। अब जो है, ठीक है ना, यूएसए जो है, यूएसए रशिया के साथ अब बातचीत करने लगा है कि वॉर बंद करो। क्यों बंद करने को कह रहे हैं? क्योंकि यूएसए को
पैसा देना पड़ रहा है, एड देना पड़ रहा है, मिलिट्री एड देना पड़ रहा है, ठीक है ना। जो रशिया जो जो यूएसए फ्री में तो नहीं दे रहा, अब इससे मिनरल्स ले रहा है, मिनरल्स ले रहा है यूक्रेन से, मिनरल्स ले रहा है, ठीक है ना। तो ये हो रहा है, बट फिर भी रशिया यूएसए चाहते हैं वॉर बंद हो जाए, ठीक है ना। अब वो रशिया से बात कर रहा है खुद ब खुद। अब यहाँ पर बाकी सारी कंट्रीज जो हैं, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, उनको ये बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है कि भैया ऐसे कैसे कि आप यूक्रेनियंस को, यूरोपियंस को इस बातचीत में इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हो। रशिया यूएसए कैसे बात कर सकते हैं जबकि ये सारे इन्वॉल्व थे इस वॉर में, जबकि ये सारे इन्वॉल्व थे। अब इसमें से यूक्रेन और रशिया को क्रॉस आउट कर दिया, अब कौन बात कर रहे हैं, यूएसए और रशिया बात कर रहे हैं, ठीक है। एक टाइम पे ये था कि जो समिट्स हो रही थी उसमें रशिया को क्रॉस आउट करके बाकी सारे बात कर रहे थे। वो कब हुआ, हो रहा था जून 2024 में, जैसे समिट ऑन पीस इन यूक्रेन हुई थी, ठीक है ना, बर्जन स्टॉक में, वहां पर रशिया को नहीं बुलाया गया था, वो कहते रशिया की जरूरत नहीं है। अब यूएसए कहता है यूक्रेन यूरोप की जरूरत नहीं है, ठीक है। February 2025 यूएस इज अक्यूजिंग यूक्रेन, जर्मनी एंड यूरोपियंस ऑफ नॉट डूइंग इनफ टू फाइंड अ सोल्यूशन। अब यहाँ पर जो एडिटोरियल लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि यूएस की टर्की में ये फैक्ट है, इन 2022 यूएसए यूक्रेन एंड रशिया वर इन टॉक्स टू एंड वॉर। ये टॉक्स कहाँ पे हो रही थी, तुर्की में हो रही थी। यूएसए स्टॉप्ड यूक्रेन फ्रॉम डूइंग सो, यूएसए स्टॉप्ड यूक्रेन फ्रॉम डूइंग सो। तो यहाँ पर रशिया और यूक्रेन, ठीक है ना, लड़ाई बंद कर रहे थे कि चलो बातचीत करते हैं। हम सबको भी यही लगा था कि लड़ाई 1-2 दिन की होगी फिर बातचीत होगी, बट यहाँ पर बातचीत किसने नहीं करने दी, यूएसए ने नहीं करने दी। 2022 में वॉर बंद होने वाली थी, किसने नहीं होने दी, बाइडन बब्बा ने। बाइडन बब्बा कहते नहीं, वॉर चलने दो। तो अब जो राइटर है वो कह रहे हैं कि अब ट्रम्प क्यों आके बोल रहा है कि वॉर हो रही है, तुमने ही लगवाई है। अब नाटो में बोल रहे हैं। अब नाटो का मैंने तुम्हें बताया था कि क्या फायदा है, नाटो की मेंबरशिप के पीछे सब पागल क्यों होके बैठे हैं। नाटो की सबसे पहले फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। अब यूएस जो है, अब इसमें क्या है कि वो कहते हैं मान लो ए से डी मेंबर्स है नाटो के, मान लो, ठीक है ना। तो अगर ए पे अटैक हुआ तो बी सी डी भी कूद मार जाएंगे उस लड़ाई में, ठीक है। सारे मिलके लड़ेंगे, तो इनकी मिलिट्री भी एक साथ है, इकट्ठी है। अब यहाँ पर जो मिलिट्री इकट्ठी है, 16% ऑफ नाटोज एनुअल बजट कौन कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूटेड बाय बजट, कंट्रीब्यूटेड बाय यूएसए। 16% कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, यूएसए कंट्रीब्यूट कर रहा है 16%, ठीक है ना। बट द यूएस फॉरगेट दैट सिंस द कोलैप्स ऑफ कोल्ड वॉर इट वाज अमेरिका दैट वाज रिलक्टेंट टू लेट द यूरोपियंस ऑर्गेनाइज देयर ओन सिक्योरिटी एंड डिफेंस। अब वो ये कह रहा है कि बट ये क्यों हुआ, 16% यूएसए क्यों दे रहा है, जिसमें यूएसए यूरोप की मिलिट्री भी यूएसए ही बना के बैठा है, वही सोल्जर्स दे रहा है, क्यों कर रहा है नाटो के थ्रू वो ऐसा? क्योंकि यूएसए नहीं चाहता था कोल्ड वॉर एरा से, जब यूएसए रशिया लड़ रहे थे बट एक्चुअल में नहीं लड़ रहे थे और ग्रुपिंग बना रहे थे। यूएसए नहीं चाहता था यूरोप वालों की खुद की मिलिट्री हो, खुद की सिक्योरिटी डिफेंस हो, वो चाहता था कि इन पे डिपेंड करें। टुडे अब यूएसए यू को कह रहे भाई तुम्हारी मिलिट्री नहीं है, तुम इलीगल माइग्रेशन अलाउ कर रहे हो, तुम मुस्लिम्स को जो भी करना है वो करना अलाउ कर रहे हो। वो कह रहे पर यूएसए भी रेशली एथनिकली मोटिवेटेड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये यूरोप की प्रॉब्लम क्या है, यूरोप बहुत ज्यादा कूल है, वो कह रहा है, राइटर कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, वो कह रहा है कि ये बहुत लिबरल है। लिबरल के चक्कर में दुनिया भर के टेररिस्ट जो थे, चाहे वो टाइगर्स ऑफ एलम तमिल एलम हो श्रीलंका में जो थे, खालिस्तानी हो जो इंडिया पंजाब में थे, हैमबर्ग सेल ऑफ अलकायदा हो, चाहे मुस्लिम्स हो, कोई भी रिलीजन के लोग जो टेररिस्ट थे वो इन्होंने अपने यहाँ पर घुसा लिए। क्यों? क्योंकि ये तो इंसान है, इनके साथ बेचारों के साथ वहाँ पे ह्यूमन राइट्स हो रहे हैं, बट अब वो इन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ही टेरर अटैक्स कर रहे हैं।
ये दिक्कत है यूरोप की, ठीक है ना। उसके बाद $500 बिलियन इन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डाटा सेंटर प्लानिंग कर रही है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डाटा सेंटर बिल्ड करने में जामनगर में, किसके साथ, निवीडिया के साथ। तो ये एक फैक्ट है, लिख लेते हैं इसको। रिलायंस इंडस्ट्रीज इज प्लानिंग टू, सोच रही है, planning to build world's largest data center in Jamnagar in partnership with NVIDIA, ठीक है ना। कहाँ पे, जामनगर में, ठीक है ना। कौन बना रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। डाटा सेंटर किससे रिलेटेड, एआई से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। ठीक है। उसके बाद इंडिया हैज ऑल्सो अनाउंस प्लान्स टू बिल्ड इट्स ओन एलएलएम टू कम्पीट विद डीपसीक। डीपसीक किसका है, चाइनीज कंपनी है, ये पता होना चाहिए अगर आपके नोट्स में आपने ये नहीं लिखा है। डीपसीक किसका है, चाइनीज है। चैट जीपीटी यूएसए कंपनी का है, ओपन एआई का है चैट जीपीटी। आगे चलेंगे। द यूनियन बजट 2018-19 हैज प्रपोज टू ट्रीट स्कूल एजुकेशन। अब यहाँ पर किसी ने कमेंट्स में क्वेश्चन पूछा था कि समग्र शिक्षा अभियान क्या है, एन ओवरआर्चिंग प्रोग्राम जो स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12 के लिए है, प्रिपेयर्ड विद द ब्रॉडर गोल ऑफ इंप्रूविंग स्कूल इफेक्टिवनेस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर स्कूलिंग एंड इक्विटेबल लर्निंग। अच्छे से लर्निंग हो, अच्छे से 3 स्कीम्स जो है उनको एक साथ कर दिया, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन की अच्छे से एजुकेशन हो, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिले, दैट इज समग्र शिक्षा अभियान। अब समग्र शिक्षा जो है वो क्यों न्यूज में आ रही है, तमिलनाडु को जो फंड्स देने हैं वो सेंटर कह रहा है कि तमिलनाडु कह रहे हैं कि हमें नहीं मिल रहे हैं, और ऐसा बोला जा रहा है कि क्योंकि ये एनपी है, दैट इज एनईपी, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसको दोबारा समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है, समग्र शिक्षा अभियान। सबसे पहले समग्र शिक्षा अभियान क्या है, समग्र शिक्षा जो है इसके अंदर समग्र मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। यहाँ पर प्री स्कूल से लेकर अप टू ये क्लास 12 तक का अभियान है, जिसमें क्या है, गोल ऑफ इम्प्रूविंग अब स्कूल इफेक्टिवनेस, ताकि क्या मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। ठीक है, क्या मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, इक्विटेबल लर्निंग आउटकम्स हो, इक्विटेबल लर्निंग आउटकम्स हो सके। ठीक है ना, इक्विटेबल लर्निंग आउटकम्स हो सके। तो ये है समग्र शिक्षा का मिशन। अब समग्र शिक्षा के जो फंड्स जो हैं वो तमिलनाडु कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही, क्योंकि हम नेप नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम नेप नहीं लागू कर रहे हैं। नेप क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है ना, और तमिलनाडु नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्यों नहीं लागू कर रहा है, तमिलनाडु कह रहा है कि इसके अंदर कौन सी पॉलिसी है, इसके अंदर 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, इसके अंदर 3 लैंग्वेज पॉलिसी है। व्हाट इज 3 लैंग्वेज पॉलिसी, क्या है 3 लैंग्वेज पॉलिसी, कि 3 लैंग्वेजेस एक साथ पढ़ाई जानी चाहिए, कि ठीक है ना, 3 लैंग्वेजेस, मोस्टली इंग्लिश पढ़ाई जाती है, लोकल लैंग्वेज पढ़ाई जाती है और हिंदी पढ़ाई जाती है, बट यहाँ पे जो नेप में है वो कह रहे हैं कि आप 3 लैंग्वेजेस, एक फॉरेन और 2 इंडियन लैंग्वेजेस आप पढ़ाइए बच्चों को, ये बहुत ज़रूरी है। तमिलनाडु कह रहे हैं कि हमें पता है अल्टीमेटली ये लोग हिंदी लागू करवा देंगे और हम हिंदी नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। ठीक है, अब यहाँ पढ़ते हैं। देयर हैज़ बीन अ टसल बिटवीन द सेंटर एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट ओवर द 3 लैंग्वेज फार्मूला। ठीक है ना, तो यहाँ पे हेडिंग देंगे 3 लैंग्वेज, क्या है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन स्कूल्स अंडर नेप 2020। क्या है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है नेप 2020 में। ठीक है, तो अब यहाँ पर द यूनियन गवर्नमेंट हैज इंडिकेटेड दैट नीड्स टू बी कंपाइल्ड विद फॉर रिलीज ऑफ फंड्स टाइड टू समग्र शिक्षा अभियान। वो कह रहे हैं कि इसको कंपाइल करना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको समग्र शिक्षा के फंड्स चाहिए।
However, the Tamil Nadu government view it as an smokescreen for Hindu people. Tamil Nadu government, Tamil Nadu. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ठीक है ना, यूनियन गवर्नमेंट सेज दिस नीड्स टू बी implemented for release of फंड्स रिलीज करने हैं, तो ये फंड्स ऑफ टू रिलीज फंड्स ऑफ समग्र शिक्षा अभियान. अगर समग्र शिक्षा अभियान लागू करना है वो फंड्स रिलीज करने पड़ेंगे. ठीक है, ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं कि फंड्स रिलीज तब होंगे अगर 3 लैंग्वेज वाला इम्पोज करोगे. तमिलनाडु कह रहे हैं, तमिलनाडु सेज हिंदी इज बीइंग इम्पोज्ड. वो कह रहे हैं हिंदी इम्पोज करी जा रही है इसके थ्रू. ठीक है ना, बट एक्चुअल रूल क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रही है, तो पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट लिख लेते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन. ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लिख लेते हैं. ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड्स हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन. हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन. हिंदी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की. ठीक है जी. ओरिजिनली इंग्लिश meant to continue as official language for 15 years, 15 सालों के लिए थी. ठीक है ना, till from commencement of constitution लिखेंगे, from commencement of constitution, जब constitution start हुई, लागू हुई, till 1965. ठीक है, बट अभी भी लागू हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 provides for continued use of English. ठीक है ना, वो कहता है कि भैया इंग्लिश का भरपूर यूज करो. इन एडिशन टू हिंदी फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ द यूनियन विदाउट एनी टाइम लिमिट. इन एडिशन टू हिंदी, ठीक है ना, इन एडिशन टू हिंदी इंग्लिश, इन एडिशन टू हिंदी विदाउट एनी टाइम लिमिट, बिना किसी टाइम लिमिट के वो कह रहे हैं इसको यूज करो. Further, the Constitution provides that it shall be the duty of the Union to promote. यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो हिंदी लैंग्वेज को स्प्रेड करेंगे क्योंकि ये हमारी देश की भाषा मानी जाती है. अब ये तो ये हो गया कि हिंदी का क्या है, हिंदी वैसे ऑफिशियल लैंग्वेज है. ठीक है ना, पर इंग्लिश का 15 सालों का यूज़ था कॉन्स्टिट्यूशन में, बट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 बोलते हैं कि इसका कॉन्टिन्यूस यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं हिंदी के साथ साथ में. ठीक है, अब वापस से आ जाते हैं नेप के ऊपर. अब 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है ये कब आई, 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है वो आई 1968 में. फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन नेप ऑफ 1968. और उसके अंदर कौन सी लैंग्वेज बोला गया था, हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज. ठीक है ना, 2020 में 3 लैंग्वेज क्या बोला गया है, स्पेसिफाइड लैंग्वेज टू बी लर्नड विल बी द चॉइस ऑफ स्टेट्स. अब यहाँ पर ये हमने कल भी लिया था, बट नेप 2020 क्या कहता है, एनी 3 लैंग्वेजेस. ठीक है ना, ऑफ 2 नेटिव टू इंडिया. वो कह रहा है आपकी मर्जी है, आप चूज करो कौन सी लैंग्वेजेस. यहाँ पर तो फिक्स था ना कि हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज हिंदी इंपोज हो रही थी. यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, आप कोई फॉरेन लैंग्वेज भी सिखा सकते हो बच्चों को. अब यहाँ पर आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है कि देखो यार, हमारे जो यहाँ पर शिक्षा का हाल है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, 2 लैंग्वेजेस पे फोकस करो, इंग्लिश और नेटिव, हिंदी को छोड़ दो, ये बोला जा रहा है. ठीक है ना,
ये बोला जा रहा है। अब आपकी क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? हो सकती है एनएल साठ वाले बच्चों के लिए थोड़ा ओपिनियन इस पे होना चाहिए। व्हाट डिड द हाई कोर्ट रूल अबाउट अरेस्टिंग वुमेन एट नाइट? तो हमने बहुत सारी रील्स भी देखी है, बार बार बात हो रही है कि वुमेन को अरेस्ट करना है तो वुमेन फीमेल पुलिस ऑफिसर ही चाहिए, फीमेल पुलिस वाली ही चाहिए, राइट। अब मदुराई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट जो है उन्होंने एक जजमेंट दी है जिसके अंदर कहा है विच रिस्ट्रिक्ट्स द अरेस्ट ऑफ अ वुमेन आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, जो ये लॉ है इज डायरेक्टरी एंड नॉट मैंडेटरी। ठीक है ना? तो किसने बोला है? मद्रास हाई कोर्ट लिखेंगे, मद्रास हाई कोर्ट सेज दैट section 43(5) of BNS which restricts the arrest of a woman after sunset and before sunrise is directory and not मैंडेटरी। ठीक है ना? कि जो सनसेट और बिफोर सनराइज, अगर कोई आफ्टर, इफ अ वुमेन आफ्टर अरेस्ट, ठीक है ना, अरेस्ट क्या कह रहे हैं? अगर अरेस्ट करना है वुमेन को, कि वुमेन ऑफिसर ही अरेस्ट कर सकती है, ये मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्टरी है। हो जाए तो बढ़िया, नहीं हुए तो बढ़िया, मतलब मेल भी अरेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये प्रोविजन क्लियर कट क्या कहती है? नो अरेस्ट ऑफ अ वुमन, नो अरेस्ट ऑफ अ वुमन shall be made after sunset and before sunrise except in exceptional circumstances। ठीक है ना? sought by only by a woman officer, only by a woman officer, even in exceptional circumstances the prior permission of jurisdictional magistrate must be sought by a woman police officer। ठीक है ना? अब ये भी पूरा लिखना है, किसकी चाहिए? even in exceptional circumstances, circumstances। तो ये तो गलत ही इन्होंने बोल दिया है, जजेस से भी गलती होती है। ठीक है ना? द प्रायर परमिशन ऑफ jurisdictional magistrate, jurisdictional magistrate must be sought by a woman police officer। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर पहले तो वो कह रहे हैं कि अरेस्ट ही ना करो, नो अरेस्ट ऑफ अ वुमेन शैल बी मेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, बट अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अरेस्ट करना ज़रूरी है तो जो मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में आप अरेस्ट कर रहे हो उसकी परमिशन लगेगी और वुमेन पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट कर सकती है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो ये सारा बोला गया है ये मैंडेटरी नहीं है, ये डायरेक्टरी है, ये हाई कोर्ट ने बोला। ठीक है? अब ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा तो सुप्रीम कोर्ट कहा भैया ये क्या है, ये मैंडेटरी है। ठीक है ना? तो हाई कोर्ट जो है, तो अब ये मद्रास हाई कोर्ट ये बोल रहा है। ठीक है? अब आगे चलेंगे, हमें याद रखना है कौन सा हाई कोर्ट ये बोल रहा है। द न्यू दिल्ली इलेक्शंस, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि पॉलिटिकल कंसल्टेशंस, पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज एंड इंडियन इलेक्शंस। एनएल साठ वाले बच्चे जो हैं इस टॉपिक को जरूर प्रिपेयर करें। देखो यार, पहले इलेक्शंस होते थे, पॉलिटिकल पार्टी वाले अपनी अकल लगाते थे। ठीक है ना? अब यहाँ पर कंपनीज आ गई हैं जो बता रही हैं कि आप ये करो, आप वो करो, और दुख की बात ये है कि ये कंपनीज अमेरिकन हैं, ये कंपनीज अमेरिकन हैं। ठीक है ना? तो ये कंपनीज बताती हैं, जैसे अब मान लो आप कोई बिजनेस करते हो, ठीक है ना, आज तक आप ही अपना इंस्टाग्राम संभाल रहे थे, अब आपने कोई बड़ी अमेरिकन कंपनी हायर कर रही है जो आपका इंस्टाग्राम संभाल रही है, आपको बोल रही है आप ये करो वो करो, ये चीज पॉलिटिकल पार्टीज करने लग गई हैं। ठीक है ना? तो ये बहुत ही दुखद बात है, बहुत डेंजरस भी है। इंडिया ट्राइज विद पॉलिटिकल कंसल्टेंसी, सबसे पहले कौन स्टार्ट हुए थे? विप्लव
कम्युनिकेशंस 2003 में आए थे, जो एमपीज को बता रहे थे कि आपको कैंपेन्स कैसे करने चाहिए। अब तो बहुत सारे आगे हैं, अमेरिकनाइजेशन ऑफ इंडियन इलेक्शंस हो गई है, मतलब ज़्यादा की कि वो लोगों से कनेक्ट हो, लोगों से कनेक्ट की जगह वो यहाँ पर ये कर रही हैं, जो कि एक दुखद बात है। एमसीक्यू यहाँ से कुछ नहीं आ सकता है, एनएल सैट में ऐसे राइटिंग आ सकती है। कर्नाटका बेस्ड राइटर, एक्टिविस्ट एंड लॉयर बनु मुश्ताक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हार्ट लैम्प translated from Kannada to English by Deepa Bhashti was on Tuesday longlisted for International Booker Prize। पूरा का पूरा लिखेंगे, ठीक है ना, कर्नाटका बेस लिखने की जरूरत नहीं है। एक्टिविस्ट एंड लॉयर बनु मुश्ताक्स शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हार्ट लैम्प translated from Kannada to English by Deepa Bhasti, longlisted for International Booker Prize 2025। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए ये लॉन्ग लिस्ट हो गई है। क्या नाम है इनका? बनु मुश्ताक। क्या स्टोरी का नाम है? हैंड लैम्प, ठीक है ना, स्टोरी बुक का नाम। तो ये हो गया है। जब मिल जाएगा अवार्ड तब भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, अभी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो दिस इज 12 स्टोरीज सेट इन मुस्लिम कम्युनिटीज ऑफ, लिखेंगे 12 स्टोरीज सेट इन मुस्लिम कम्युनिटीज of southern India, ठीक है। UK to increase defense spending to 2.5% of GDP। UK to increase defense spending to 2.5% of GDP, ठीक है ना। डिफेंस स्पेंडिंग कितनी बढ़ा देंगे? 2.5% ऑफ जीडीपी। नाटो कंट्रीज अग्रीड टू स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ जीडीपी। 2% ऑफ जीडीपी वो स्पेंड करने को अग्री किए थे नाटो और उसके भाई बहन, वही जो हम बात कर रहे थे। यूके क्या कह रहा है? 2.5%, 0.5% ज़्यादा करेंगे। वैसे नाटो कंट्रीज ने कितना अग्री किया है? 2% ऑफ जीडीपी, ठीक है ना। ट्रम्प कह रहा है 5% ऑफ जीडीपी करो, हम क्यों तुम्हारी रक्षा करें, तुम खुद अपनी रक्षा करो। एमएस मतलब यूएस से ये कह रहा है। एमएस ग्रोइंग नंबर ऑफ रिपोर्ट दैट इंडिया विल एक्सेप्ट तालिबान अपॉइंटेड। अब यहाँ पे क्या है, अफगानिस्तान में तालिबान नाम की जो एक टेररिस्ट ग्रुप है वो पावर में आ गया। अब वो पावर में कहीं जाते हुए दिख नहीं रहे हैं, तो इनके साथ बातचीत हो गई है। इनका कंसल्टेंसी में इनका ही हेड तालिबान वालों का बिठाया जाएगा। तो अब इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये तो गलत बात है। तो अगर बन जाएंगे तो हमें नाम याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात कर रहे हैं ONOE की। कोई मुझे कमेंट्स में ONOE की वीडियो पॉज करके बताएगा क्या फुल फॉर्म है? वन नेशन वन इलेक्शन, एक नेशन और एक ही इलेक्शन। इसका मतलब क्या है कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में एक ही टाइम पे इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है ना। एक ही टाइम पे इलेक्शंस हो गए, जैसे अभी था। न्यूज़ वालों को बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इनके इलेक्शंस जैसे ही आते हैं इनको वाह भाई वाह न्यूज़ हो जाती है बढ़िया। इलेक्शन वाले दिन तो हर कोई न्यूज़ देखता ही है, जिसको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है। वाटर ब्रेक ले लेते हैं। In its current form, the bill is on simultaneous elections will not sustain legal challenge। तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित क्या कह रहे हैं कि जो ONOE का बिल है, बिल क्या होता है? प्रपोज्ड लॉ, ठीक है, वो ऐसे नहीं पास होने वाला है, वो सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में अटक जाएगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को टच कर रहा है ये। और बेसिक स्ट्रक्चर कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं
उनको बेसिक स्ट्रक्चर माना जा रहा है, वो चेंज नहीं कर सकते। और वो प्रोटेक्टेड कौन सी जजमेंट करिए, प्रोटेक्टेड बाय केशवानंदा भारती। कौन सी है, केशवानंदा भारती। ठीक है जी। द कमिटी हेडेड बाय बीजेपी एमपी पीपी चौधरी इज रिव्यूइंग द कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल 2024 विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। तो अब यहां पर ये एक फैक्ट हम लिख देते हैं, कमिटी हेडेड बाय एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पीपी चौधरी, सॉरी फॉर द बर्प, इज रिव्यूइंग 129th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2024। अब ये वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो बिल है उसके ऊपर उसको रिव्यू कर रहे हैं। कौन हेड कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। और वो कह रहे हैं, जो यू ललित है वो कह रहे हैं ये ऐसे पास नहीं होगा। क्यों नहीं पास होगा, क्योंकि ये नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्रेसिडेंट बिल इंक्लूड्स, लिखेंगे बिल इंक्लूड्स अ प्रोविजन enabling the president to set an appointed date through notification issued on, ठीक है, न्यू साइकिल। बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर प्रेसिडेंट को पावर दे रहे हैं कि आप एक अपॉइंटेड डेट को मार्क करो। अपॉइंटेड डेट क्या करेगी, मार्क बिगिनिंग ऑफ न्यू इलेक्टोरल साइकिल। न्यू इलेक्टोरल साइकिल इससे मार्क होगा, न्यू इलेक्टोरल साइकिल स्टार्ट होगा। क्योंकि देखो ना, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में मतलब सीएम और पीएम अगर एक साथ चुनने हैं तो भैया एक डेट भी तो आनी पड़ेगी कि ठीक है लोकसभा खत्म होगी, सारी स्टेट असेंबलीज भी खत्म होगी, सब रियल इलेक्शन पे जा रहे हैं। किसी के 3-4 साल पड़े होंगे, किसी का 1 साल पड़ा होगा, तो वो तो शोर मचाएंगे, ठीक है ना। तो ये दिक्कत है। वुमेन शिफ्टिंग फ्रॉम अनपेड डोमेस्टिक वर्क, अनपेड डोमेस्टिक वर्क जो घर का काम होता है उससे वुमेन शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसा नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कह रहा है। द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड मेन एंड वुमेन इन 15 to 59 एज ग्रुप इन एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेल एक्टिविटीज इन डे इंक्रीज्ड to 75% and 25% respectively in 2024 from 70.9 to 21.8% in 2019। तो पार्टिसिपेशन ऑफ क्या कह रहे हैं कि पार्टिसिपेशन ऑफ मेन एंड वुमेन इन 15 to 59 एज ग्रुप इन एम्प्लॉयमेंट एंड रिलेटेड एक्टिविटीज इंक्रीज्ड। पहले वो सिर्फ डोमेस्टिक काम कर रही थी, बट अब जो है वो पैसे भी कमा रही हैं। ये कौन कह रहा है, सर्वे कंडक्टेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है जी। सो गाइज दैट्स इट। loggery.in पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर मॉक टेस्ट मिल रहे हैं CUT UG PG के, MHCT 3 years and 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम के, जामिया लॉ एंट्रेंस एग्जाम के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, TS लॉ CET के। बहुत जल्द क्राइस्ट और NLSAT के मॉक टेस्ट भी आने वाले हैं। इन सभी के साथ आपको जून 2024 से लेकर के मंथ ऑफ द एग्जाम 2025 तक के करंट अफेयर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं मॉक टेस्ट के साथ। करंट अफेयर्स MCQs मिल रहे हैं, ना कि वीडियो लेक्चर्स, तो कंफ्यूज मत होना। वीडियो लेक्चर्स पे जून टू दिसंबर के ऊपर ऑफर चल रहा है, आप बंडल खरीद सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स जो हैं बहुत ही टाइम बचाते हैं आपका, 7 to 8 आवर्स में आपका फुल मंथ जो है वो प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है ना। तो आप इसके लिए जा सकते हैं। डिजी नोट्स भी बनते हैं इसमें, छोटू नोट्स भी मैं बनवाती हूँ, तो उसको भी आप बहुत हेल्पफुल है क्योंकि समझ में आया होता है, रिवाइज कर सकते हो आप नोट से, तो लर्न बहुत जल्दी होता है।
तो यस, ये आप कर सकते हैं। जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स आ गए हैं, पार्ट 1, 2, 3 लाइव हो चुका है, 4th बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, कोई भी आपको डाउट्स हैं लेक्चर्स से, जो ये करंट अफेयर्स जो डेली क्लासेस हैं, वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। जैसे आज समग्र शिक्षा वाला मुझे याद था कि एक बच्चे ने पूछा हुआ है कि वो क्या है, वो बता दिया मैंने। ठीक है, जो भी चीज़ आप पूछ सकते हो। आई नो एक बच्चे ने लोकपाल के बारे में पूछा हुआ है, जैसे ही लोकपाल न्यूज़ में आएगा तो मैं उसको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। तो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड यस, बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। ठीक है ना, फटाफट से क्वेश्चन भी दे देती हूँ मैं, देखते हैं कौन इसको आंसर करता है। ठीक है, ओके, ये बताइए, विच हाई कोर्ट, क्वेश्चन है, विच हाई कोर्ट हैज गिवन अ जजमेंट दैट arrest by a woman police officer after sunset is directory। कौन से हाई कोर्ट ने, नॉट मैंडेटरी, कौन से हाई कोर्ट ने। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।